हेलो एवरीवन, आई एम शुभम सिन्हा करेंटली डूइंग एमबीबीएस और आज इस वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के 20 पीवाईक्यूज करेंगे और हमारा सीरीज का प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने पहले सवाल के साथ। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एमाइलोपेक्टिन में जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इस हेलिकल स्ट्रक्चर में I2 आयोडीन जो है वो फंस जाता है और ब्लू कलर देता है। बट इन सेलुलोज वी नॉट हैव एनी हेलिकल स्ट्रक्चर और वो इसलिए आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता। इस वजह से जो है इसका आंसर क्या चला जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। देखो क्या होता है कि ये जो एग्जांपल है ना, मेलोनेट मेलोनेट एग्जांपल है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है कि जैसे मान लो ये आपका इंजाइम है और इंजाइम में ये आपका सबस्ट्रेट है, इस तरीके से ये आपका जो है वो सबस्ट्रेट है और ये जो है आपका इनहिबिटर है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अगर सेम है ना, तो इस यहाँ पे जो है वो इसके बाइंड करने की जगह पर ये बाइंड ना करके ये बाइंड कर जाए। तो अगर इनहिबिटर बाइंड कर जाता है तो ये इंजाइम जो है इसका मेलोनेट जो है वो किसका इनहिबिटर होता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ गए? तो मेलोनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किसके साथ होता है? वो होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है कि कैसे जो इंजाइम की एक्टिविटी है ना वो चेंज होती है। तो लो टेम्परेचर पर जो है वो प्रिजर्व होता है इंजाइम इन अ टेम्प्रोरी इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। बट जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो इंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। इंजाइम एक्चुअली है क्या? वो तो प्रोटीन ही है। पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब आप देखो दूसरा स्टेटमेंट। when the inhibitor closely resemble the substrate in a molecule structure, जो भी हम लोगों ने पीछे देखा, inhibits the activity of enzyme, इसी को तो competitive inhibition बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? competitive inhibition। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो क्या सही हो जाएगा बताओ? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट बताओ? हमें लग रहा है ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 है, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल। एकदम सही बात है। देखो लाइन की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लेफ्ट एंड होता है और ये राइट एंड। लेफ्ट एंड को हम लोग सी से टर्मिनेट करते हैं, ये इसको किससे टर्मिनेट करते हैं बताओ? एन से। आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो क्योंकि जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी अमीनो एसिड का तो वो ड्रॉ करते हैं COOH और इधर जाता है ये NH2 और बीच में जो है बहुत सारा ये R ग्रुप और ये H ग्रुप होता है। तो ये जो फर्स्ट है ना, इस लेफ्ट हैंड वाले को फर्स्ट, ये कार्बन, तो ये कार्बन जो है वो COH से आया और ये जो N है ना वो अमोनिया से आया। तो इस वजह से हम लोग का ये पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। दूसरा, एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ अ 4 सब यूनिट। एग्जैक्टली सही बात है। देखो क्या होता है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है इस तरीके से इसके पास 4 होता है, 4 सब यूनिट्स होते हैं, है ना? ये 1 2 3 4 और ये 4 सब यूनिट्स में दो जो सब यूनिट्स हैं, जो दो सब यूनिट्स है ये और ये होते हैं अल्फ़ा और ये जो दो यूनिट्स आपको दिख रहे हैं ये और ये कैसे होते हैं? बीटा। तो हमारा जो है ये भी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है बोल रहा है। बोल रहा है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा। ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Next, read the following statement as lipids and found out correct set of statements। सही बात है, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो लेसिथिन फाउंड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है क्या वो ग्लाइकोलिपिड होता है? लेसिथिन वाला ग्लाइकोलिपिड होता है? नहीं, वो क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। तो ये तो गलत हो गया। सेचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेज वन और मोर सी डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड नहीं, अनसेचुरेटेड जो होता है वो होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत। जिंजर ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स एज अ ऑयल इन विंटर। करेक्ट स्टेटमेंट है। लिपिड्स आर जनरली soluble in water, insoluble in water but soluble in organic solvent। ये भी सही है। when fatty acid is esterified with the glycerol monoglyceride is formed। सही बात है ना? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन links two glucose molecule to produce a maltose
इफ़ द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज इतना देन व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ माल्टोज। देखो बहुत बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इसमें क्या होता है कि जो माल्टोज है ना, वो माल्टोज जो है वो दो भागों में टूटता है। कैसे? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ये टूटता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ के माल्टोज बना रहे हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल को जोड़ करके हम लोग माल्टोज बनाते हैं तो यहाँ से पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है बताओ? पानी निकल जाता है। व्हेन पानी निकलेगा ना तो ये क्या बनेगा, C12 H24 नहीं बनेगा, क्योंकि H2 बाहर निकल गया तो H22 होगा। और O है ना, O12 नहीं होकर के O11 होगा, क्योंकि एक H बाहर निकल गया। तो ये फार्मूला देखो आपके पास कहाँ है, C12 H22 O11 C ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। कौन है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते थे जिनका रोल हमें पता नहीं होता था उसी इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि जब वो बाहर आते थे तो यूज़फुल होते थे, लेकिन उसी इंडिविजुअल के अंदर हमें रोल पता नहीं होता था। तो आप देखो इस फोर्थ वाले ऑप्शन में यहाँ पे ये अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, इसका तो रोल हमें पता है ना। तो ये तीनों जो है वो टेबल के अनुसार अगर आप देखोगे जो एनसीईआरटी में है, तो ये तीनों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बट ये जो है वो क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। देखिए, आर्बिन टॉक्सिन है, सही बात है। अल्केलॉइड्स, ये भी सही है। लेसिथिन कनकबुलिन है। ड्रग्स में ये लेसिन नहीं आता, ये भी एक टॉक्सिक मटेरियल होता है। तो ये आप देखो वो जो टेबल है ना आपके एनसीईआरटी में, उस टेबल को जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ये सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी सही है। पाल्मेटिक एसिड 20 कार्बन्स, गलत, 18 कार्बन होता है, सॉरी 16 कार्बन होता है। आर्केनोइड 16, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी और सी ढूंढिए कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगर हम बात करें प्रोटीन तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होगा? आप देख लो, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में C डबल बॉन्ड C। न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये तो सब 1 2 3, ये देखो ये यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में ये सब मैच किया हुआ है, तो ये आप मिला लेना। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करना है आपको, तो कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है ये आप हमें बताओ। तो ये हमें पता है कि लाइसिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। फॉर्मूला क्या होता है? HLA। हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन, ये तीनों कैसे होते हैं? बेसिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। एनिमल में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन होता है, ये हमें पता है, 2020 का आया हुआ सवाल है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बात कर रहा है, ठीक है, और दूसरे स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होने का मतलब है कि ये क्या होगा? सेलुलोज हो सकता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड में लेसिथिन नहीं होगा। इनुलिन इज़ अ प्रोटीन, और इनुलिन इज़ अ फ्रक्टोज वाला पार्ट होता है, और इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन। काइटिन, ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन, तो देखो आप यहाँ ग्लिसरॉल में भी नहीं होगा, तो ये 14th का जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो आपको मैं बता दूँ, इनुलिन जो है ना ये फ्रक्टोज से बनता है, और इंसुलिन जो है वो प्रोटीन है। तो हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्टाइकिन एंड द कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर देयर। देखो निकोटीन, कैफीन, ये सब प्रोड्यूस जो है वो किस मैकेनिज्म के लिए होते हैं? तो ऑफ कोर्स ये सब डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत। T के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थायमिन, गलत है, एडेनिन थायमिन के साथ पेयर बनाता है। एडेनिन पेयर विथ थायमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, करेक्ट, T के साथ। एडेनिन पेयर विथ थायमिन विथ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ दे रखा है। इनहिबिटर ऑफ कैटेलिटिक एक्टिविटी, कैटेलिटिक एक्टिविटी के लिए इनहिबिटर कौन होगा? नेक्स्ट, पॉसेस पेप्टाइड बॉन्ड, तो आप देखो पेप्टाइड बॉन्ड कौन पॉज करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रोटीन होगा, तो इंसुलिन। तो ऑप्शन मैच कर चुका है बी का 2 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। नेक्स्ट, सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंजाई, काइटिन, तो सी का थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट, कनकावलिन ए इज अ,
लैक्टिन्स, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि कैनकाबिलिन है लैक्टिन। देखो आप टेबल से कितने सवाल आ रहे हैं ना, इस बात को आप नोटिस करो, टेबल से अच्छे सारे खासे सवाल आ चुके हैं पीवाईक्यू में, तो आप टेबल जो है वो एनसीईआरटी का आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, ठीक है। तो आप देखो हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो दो तरह के होते हैं ना, एक प्यूरिन होता है, एक पायरिडीन होता है। प्यूरिन में हमारे पास दो हैं, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, समझ गए आप। तो फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, तो ऐसा प्यूरिन्स के बारे में बताना है जो दोनों में मिलते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों में मिलते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 19 का, एडेनिन एंड ग्वानिन। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है को एंजाइम और मेटल आयन दैट टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कोएंजाइम और मेटल आयन जो टाइटली बाउंड होंगे उनको हम लोग जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? कि कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, तो गलत है। नेक्स्ट, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ अ बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो बोथ 1 एंड 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो आप समझ गए होंगे इसको, सवाल को। नहीं समझे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। को एंजाइम और मेटल आयंस दैट टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। आपको लग रहा होगा कि टाइटली बाउंड जो करेंगे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मेटल आयन भाई अगर वर्ड यूज़ कर लिया ना तो ये मेटल आयन जो है वो इनऑर्गेनिक है, तो आप मेटल आयन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आप अगर देखोगे पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, नहीं, है ना, उसको एपो एंजाइम हम लोग नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने अटेंड किया इस क्लास को, और मुझे लग रहा है कि आपको ये 20 सवाल समझ आ गए हैं। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट करके बताओ कि आपको किस सवाल में जो है वो प्रॉब्लम हुआ है। आई विल एड्रेस दैट प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।